ठीक है। अच्छा, अब L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये है मेरा क्या, दिस इज माई सेल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एक वैल्यू लेता है। अच्छा, एंड व्हाट इज सेल कांस्टेंट? दिस इज इक्वल टू kappa इनटू रेजिस्टेंस। दिस इज माय kappa इनटू रेजिस्टेंस। L by A सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू kappa इनटू रेजिस्टेंस। दैट मींस अगर मैं दो इलेक्ट्रोड को, मान लो मैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बना रही हूँ जिसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड को डाला हुआ है और दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो L है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, और उसका जो एरिया प्रोसेक्शन है वो भी A है, फिक्स्ड है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है, उसी लेंथ का उसी एरिया का मैंने इलेक्ट्रोड यूज करा है। और उसमें मैंने क्या करा है, बार बार मैंने क्या करा है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने डाला। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला, इलेक्ट्रोलिसिस पे ले लिया, उससे डिपॉजिट जो होना था वो हो जाएगा। उसको मैंने पूरा रिमूव करके दोबारा वही डिस्टेंस वही एरिया वाला इलेक्ट्रोड मैंने यूज करा और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया उसमें, और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने ले लिया। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं L by A को फिक्स रखूंगी, जिसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, अगर मैं L और बाई A को फिक्स L by A को फिक्स रखने का मतलब क्या है, डिस्टेंस को फिक्स रखूंगी और एरिया को भी फिक्स रखूंगी। अगर मैं बार बार इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस, मान लो मेरे पास इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मैंने इस तरीके से ले रखा है दो इलेक्ट्रोड, मान लो मैंने इस तरीके से ले रखा है और इन दोनों को मैंने कनेक्ट करा है, यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ये L है और ये जो एरिया है ये A है। दोनों का एरिया सेम ही होगा डेफिनेटली, एरिया ऑफ क्रॉस-सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करा जाता है, डिस्टेंस को अगर मैं फिक्स रखूंगी और एरिया भी सेम ही रहेगा इलेक्ट्रोड का, तो अब उसमें क्या होता है, उसके बाद अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिक सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करोगे, मान लो मैं डिफरेंट पहले सॉल्यूशन डाला, फिर उसके बाद डिपोजिशन हो गया, दूसरा सॉल्यूशन डालूंगी तो सेम डिस्टेंस भी रहेगा, सेम एरिया भी रहेगा। इसका मतलब है L by A को मुझे फिक्स रखना है। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर मैं L by A को फिक्स रखती हूँ तो K into R is a constant. Conductivity into resistance of the solution is a constant term. तो ये एक constant बन जाता है। So that implies सब क्या लिख सकते हो, conductivity into resistance लिख सकते हो, conductivity into resistance. क्लियर है? तो L by E is equal to conductivity into रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। कई बार बुक में जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो कंडक्टिविटी नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के टर्म में यूज करा जाता है। तो ध्यान रहे, कंडक्टिविटी, दिस इज माय कंडक्टिविटी एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी को बहुत सारी जगह पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है। तो ये मत सोच लेना कि ये कोई डिफरेंट टर्म है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है किसको, कंडक्टिविटी को हम इस नाम से भी जानते हैं। दैट मींस किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर मैं L by A को कांस्टेंट बना दूं, ठीक है, तब कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैं सॉल्यूशन बदलती रहूंगी, कुछ भी करूं, चेंज करूं सॉल्यूशन, कुछ भी डालूं मैं, बट कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस L by A is equal to K1 R1 is equal to K2 R2 is equal to K3 R3 is equal to, ये पूरा चलेगा। इससे साफ दिख रहा है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस आर इनवर्स टर्म। ये रेसिप्रोकल है दोनों का, ये इनवर्स रिलेशन लेते हैं, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, जैसे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हो बॉयल्स लॉ में, सिमिलरली जो कांस्टेंट है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो दिस इज माय सेल कांस्टेंट, इसे यूज करने की इसलिए ऊपर न्यूमेरिकल दिया जाता है आपको। क्लियर है? ये मुझे आपको एक बताना था, ठीक है। अच्छा, दूसरे में चलते हैं हम। आपको मैंने मोलर कंडक्टिविटी बताया था, हो सकता है आपको दे दे, तो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा टर्म्स बता देती हूँ। दिस इज माय सेल कांस्टेंट। आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो।
K1 R1 गिवन रहेगा, K2 गिवन रहेगा, R2 फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। क्या करोगे? K1 R1 इज इक्वल टू K2 R2, ये वैल्यूज गिवन रहेगा आपको। L बाई A गिवन रहेगा, R1 गिवन रहेगा, क्लियर है। और आपको K1 निकालने के लिए बोला जाएगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये निकाला जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये कितना बनेगा, यू कैन फाइंड इट आउट। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ये है, आपको तभी बोल रही हूँ कि होमवर्क कर लेना, ये सब उसी के अंदर आएगा। क्लियर है, डन है। हाँ, क्या पूछा किसी ने? पूछिए, व्हाट इज व्हाट इज एल पूछा गया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। आप दो इलेक्ट्रोड को सेपरेट रखते हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज माई एल। क्लियर, क्लियर है। अच्छा, तो चलते हैं, ये सेल कांस्टेंट आपको मैंने बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस चलती है, कैसे इलेक्ट्रोड को डाला जाता है और एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करी जाती है, और कैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, दिस इज माय सिंपल सेल कांस्टेंट। अब आपको मैंने मोलर कंडक्टिविटी भी पढ़ाया था, ये एक्स्ट्रा है बेटा ना, आज जो आपको करा रही हूँ, पिछला का छूट गया था तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मोलर कंडक्टिविटी जो जिसे आप डिनोट करते हैं 1000 पापा बाई सी से, आपको मैंने उस दिन फॉर्मूला भी बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन होता है 1000 कापा बाई सी होता है। दिस इज द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको बता दिया है। इज द कंसंट्रेशन को हम एम भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन सी जो है ये बेसिकली हम मोलैरिटी के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करते हैं बेसिकली। तो दिस इज माय सी, और यू इसकी जगह पर मोलैरिटी भी लिख सकते हो, और बहुत सारी जगह पे ऐसे भी होते हैं, और 1000 कापा बाई मोलैरिटी लिख सकते हो। अच्छा, दिस इज माय मोलर कंडक्टिविटी। और एक टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, molar conductivity is 1000 kappa by m or 1000 kappa by c. This is the molarity, this is the molarity. जब मैं इक्विवेलेंट डालूंगी कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डालूंगी, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मलिटी अप्लाई करनी है m के बदले। सो दिस इज इक्वल टू 1000 kappa by normal. And what is the relationship between normality and molarity? All of you know, normality is equal to molarity into valency. वैलेंसी आपको पता है किस तरीके से निकाला? अगर एसिड है कितना H प्लस रिलीज कर रहा है, दैट इज द वैलेंसी। अगर बेस है कितना OH माइनस रिलीज कर रहा है, दिस इज द वैलेंसी। कई बार रिएक्शन में भी काफी कुछ रिएक्शन को देख के भी वैलेंसी डिसाइड करी जाती है। तो वैलेंसी तो एक वेरिएबल टर्म है, वैलेंसी किसी भी कंपाउंड के लिए फिक्स नहीं होता है, वेरी करता रहता है बीच में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शंस। सॉल्ट में कितना कैटायनिक चार्ज बन रहा है, दैट इज द वैलेंसी। क्लियर है ना? सो इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो 1000 कापा बाई सी और 1000 कापा बाई एम लिख सकते हो। एंड अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो 1000 कापा बाई एन हो जाएगा। और अगर कहीं पे वैलेंसी 1 है, से मिथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया, कोई बेस हो गया जहाँ पे वैलेंसी 1 एक OH माइनस दे रहा है, या कोई सॉल्ट हो गया जहाँ पे कि वैलेंसी 1 चल रहा है, NaCl हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे केसेस में नॉर्मलिटी बिकम्स इक्वल टू पोलैरिटी। आप ये टर्म यूज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कब? अगर वैलेंसी 1 है तो नॉर्मलिटी की जगह पे मोलैरिटी भी लिख सकते हो। आपको बोलेंगे इथेनोइक एसिड का आपको पूछा गया है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है, मान लो सब कुछ वैल्यू आपको गिवन है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा गया है आपको, और आपको कंसंट्रेशन मिला है 0.01 मोलर मिला हुआ है, तो इथेनोइक एसिड तो वैलेंसी 1 वाला है ना। इथेनोइक एसिड देंगे, मिथेनोइक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अगर आपको देते हैं तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो जहाँ पे वैलेंसी 1 है, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी कर देना, मोलरिटी का जो वैल्यू है उसको नॉर्मलिटी में आप डाल देना, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हो 1000 कापा बाई एन। ये भी आपको देंगे तो आप कर सकते हो।
बेसिकली एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बट फिर भी दे सकते हैं। अभी तक तो वैसे मैंने देखा नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है कि एक दो जगह पे आया हुआ है। क्लियर ना? तो दिस इज द एक्स्ट्रा जो मेरा पिछले क्लास छूट गया था, आज मैं आपको लेके चलती हूँ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, ओके। then comes my product of electrolysis. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, सीधे मैं आपको एग्जांपल में लेके चलूंगी, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है मेरा, बेसिकली दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो एनोड पे कुछ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे कुछ डिपॉजिट होगा। तो जो भी डिपॉजिट होता है, चाहे वो कैथोड पे हो चाहे एनोड पे हो, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक ठीक है, so this is the anode, this is the cathode, definitely ये प्लस और माइनस है। अच्छा, अब इसमें मान लो सॉल्यूशन डाला गया है, there is a solution here, इसमें कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहाँ पे है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिकम्पोज करेगा और यहाँ पे कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा। ठीक है, और अगर एक्वस होगा, और अगर मान लो एक्वस है, एक्वस AgNO3 हो जाएगा, एक्वस CuSO4 हो जाएगा, एक्वस NaCl हो जाएगा। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा ही टूटेगा, बट साथ में जो वाटर है वो भी जाके H+ और OH- भी देगा। तो अभी इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कैटायन है, 1 2 3 जितने भी कैटायन है, या फिर इसके अंदर जितने भी अनायन है, ये सारे किसके तरफ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो अब मान लो यहाँ पे एक कैटायन है, मैं मान लो आपको बताती हूँ कि मान लो यहाँ पे एक कैटायन है, Na+ है मान लो, और साथ में एक्वस सॉल्यूशन है तो H+ भी होगा डेफिनेटली। एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो मान लो मैंने वो ले लिया, क्या बोलते हैं आपको, एक्वस NaCl ले लिया, तो ये तो NaCl ब्रेक करेगा ही ना। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देके आगे बढ़ाती हूँ। मान लो मैंने एक्वस NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी है, ठीक है, तो एक तो NaCl डिसोसिएट करेगा, साथ में एक्वस का मतलब वाटर भी है तो वाटर भी डिसोसिएट कर जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पे कि कितने कैटायन आपको टोटल मिल रहे हैं, Na+H+ मिल रहा है ना, और साथ में कितने एनायन मिल रहे हैं आपको, Cl- भी मिलेगा और OH- भी। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन्स घूम रहे हैं, सोडियम का आयन, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और हाइड्रोक्सिल का जो आपका आयन है वो भी इसके इसी के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, कैटायन कहाँ पे जाता है, कैटायन ऑलवेज इट मूव टुवर्ड्स कैथोड। ये कैटायन है, ये कैथोड, मान लो ये कैथोड है और ये एनोड है। मान लो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस पे इसको ले रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रही हूँ, तो कैटायन किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो कैटायन मेरे पास दो कैटायन है, हो सकता है और भी आपको मिक्सचर बना दिया गया है और उसमें इसके अंदर और एक कैटायन भी आ चुका है, और एक कैटायन भी आ चुका है। तो जितने सारे कैटायंस होते हैं, सबका टेंडेंसी होता है कि कैथोड की तरफ भागना, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। अच्छा, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन कैथोड पे पहुंच के डिपॉजिट होगा, सारे तो एक साथ डिपॉजिट नहीं होंगे ना, तो इनके बीच कंपटीशन चलता है कि कौन वहां पे जाके पहुंच के अपना प्रोडक्ट बना सकता है। अब ये जो प्रोडक्ट बनाने वाली बात है, यहाँ पे जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होने वाली बात है, उसके लिए हमें क्या चाहिए,
कैथोड के लिए मैं एसआरपी चेक करूंगी, सारे कैटायंस की एसआरपी, सारे जो सब्सटेंस है इनकी एसआरपी मुझे चेक करनी है। जिसकी एसआरपी ज्यादा हो जाएगा वो जाके डिपॉजिट होगा यहाँ पे। कैटायन का ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, अभी आ रही हूँ मैं, उस पर आ रही हूँ मैं। during electrolysis the cations they move towards the cathode। बहुत सारे कैटायंस अगर आपके पास है तो कैसे पता चलेगा कि कौन से कैथोड पे जाके डिपॉजिट करेगा? कैटायंस का एसआरपी चेक करा जाता है। कैटायन से क्या चेक करा जाता है? कैटायंस के लिए उनका एसआरपी चेक करा जाता है। जिसका हायर एसआरपी है वो पहले जाके, एसआरपी का मतलब क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो पहले जाके रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। तो कैटायंस का क्या चेक करा जाता है हमेशा? कैटायंस कहाँ पे जाते हैं? कैटायन कहाँ पे जाता है? कैथोड पे डिपॉजिट होता है। कैटायन कैथोड पे जाएगा। क्या चेक करते हैं हम? एसआरपी वैल्यू चेक करते हैं। जिस कैटायन जिस सब्सटेंस की एसआरपी ज्यादा है वो जाके पहले डिपॉजिट हो जाए। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे एनायन भी पड़े हैं, Cl माइनस और OH माइनस भी मेरे पास यहाँ पे है। तो एनायन की टेंडेंसी क्या होती है? वो एनोड की तरफ जाए। एनायन की टेंडेंसी होती है कि वो एनोड की तरफ जाएगा। माइनस है ना, तो उसे ऑक्सीडेशन पे जाना है ना, तभी तो पॉजिटिव बनेगा, वो जाके डिपॉजिट होगा यहाँ पे। तो माइनस में है तो ये एनोड की तरफ जाएगा। क्लियर है? और अगर वो एनोड की तरफ गया तो मेरे पास दो एनायन पड़े हैं यहाँ पे, मान लो और एक दो भी पड़े हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन जाएगा एनोड पे और सबसे पहले डिपॉजिट होने वाला होगा वहां पे? एनायन के लिए हम एसओपी वैल्यू चेक कर लेते हैं। जिसका एसओपी ज्यादा है वो इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और वो भागेगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेटल। बेसिकली एनायन जो एनोड पे जाते डिपॉजिट होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में, जो एनोड पे डिपॉजिट होते हैं बेसिकली दीज आर नॉन मेटल्स, और जो कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं बेसिकली दीज आर मेटल्स। क्लियर है? तो आपको क्या मैंने बताया, अगर कैटायन है तो कैथोड की तरफ जाएगा। कौन जाएगा, किस तरीके का कंपटीशन चलेगा और कौन डिपॉजिट होगा बताएगा एसआरपी वैल्यू। जिसका एसआरपी ज्यादा है वो बताए। सिमिलरली अगर एनायन है तो ये जाएगा एनोड के तरफ जाएगा। क्लियर है? और जाने के बाद कैसे पता चलेगा? अगर 2 3 4 एनायन मेरे पास पड़ा है तो कौन जाएगा? हम एसओपी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। क्लियर है? अब आपको मैं बता देती हूँ, एक ऑर्डर यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके का प्रोडक्ट मेरा बनने वाला है। तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता देती हूँ कि कैथोड पे किस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे। मैं आपको पूरा डाटा यहाँ पे दे देती हूँ, उसे आप लर्न कर लेना, वो डाटा आपको हेल्प करेगा आगे। देखो देखो पूरा डाटा आप ले लो। चलो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बता देती हूँ मैं कि अगर मेरे पास काफी सारे कैटायंस पड़े हैं तो कैटायन कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा ना। तो मेरे पास अगर कैटायंस पड़े हैं तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी, चूज कैसे करूंगी कि कौन से मुझे लेने हैं कैथोड पे डिपॉजिट कैसे? आपको पूछा जाता है ना, कोई भी सोल्यूशन देंगे बोलेंगे इसका प्रोडक्ट निकालो, तो आप डिसाइड कैसे करोगे? ठीक है, सो राइट डाउन अरेंजमेंट of elements, arrangement of elements in increasing order of SRP at cathode। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी का मतलब आपको कहा है जब कैटायंस होंगे तो एसआरपी वैल्यू चेक करनी है। तो क्या है, सबसे पहला मेरा आता है पोटेशियम, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, फिर मेरा आता है हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन आता है।
अच्छा, उसके बाद मेरा आता है कॉपर, आता है, फिर सिल्वर आता है और गोल्ड आता है। इस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे Na+ और H+ है, कौन जाकर डिपॉजिट होगा? कहाँ है Na+? यहाँ पे Na+ है, H+ कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो किसका एसआरपी जाएगा? ये एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैटायंस का एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया है। यहाँ पे H+ है और यहाँ पे Na+ है। डिपॉजिट कौन होगा? जो राइट हैंड साइड में होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा जाके। तो H+ जाके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा वहां पे कैथोड पे जाके। क्लियर है? ओके, अच्छा। तो मैंने अभी आपको कहा था कि मोस्टली जो मेटल होते हैं वो कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, बट हर एक बार नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, इट इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, बट वो भी कई बार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन हो गया, वो जाके आपको डिपेंड ऑन पे करना है, ये देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। अगर मेटल, अगर 2-3 मेटल यहाँ पे डाला गया जाएगा कोई एक मेटल, मोस्टली मेटल्स कैथोड पे जाते हैं, 100% जाते हैं। बट कई बार अगर हाइड्रोजन है और कोई नॉन मेटल भी है और उसका अगर एसआरपी ज्यादा हो गया तो वो भी डिपॉजिट हो सकता है। और वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे खाली आपको एक्स्ट्रा अगर नॉन मेटल मिलेगा तो खाली हाइड्रोजन है और कोई नहीं है। तो आइदर मेटल डिपॉजिट होगा या फिर हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा, आइदर मेटल डिपॉजिट होगा या फिर हाइड्रोजन भी एक ऑप्शन होता है, उस भी जाके से यहाँ पे हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गया है। आपको ऑप्शन बनेगा, आपको दे दिया जाएगा कि कॉपर और हाइड्रोजन कौन डिपॉजिट होगा जाके कैथोड पे। कैथोड पे डिपॉजिट कौन होगा? आपके पास ऑप्शन था कॉपर का और हाइड्रोजन का। कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? दोनों कैटायन जाएंगे कैथोड की तरफ, बट डिपोजिशन किसका हो जाएगा? यस, एक कॉपर है, एक हाइड्रोजन है, डिपॉजिट कैथोड पे जाके कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर डिपॉजिट होगा। मेरे पास गोल्ड का पड़ा है, कैटायन पड़ा है गोल्ड, मैंने कोई गोल्ड का सोल्यूशन ले लिया, AuCl3 ले लिया है मान लो, एक्वस AuCl3 मैंने ले लिया है। एक्वस AuCl3 में क्या हो जाएगा? एक तो एक गोल्ड का कैटायन मिलेगा आपका, AU3+ मिलेगा और एक हाइड्रोजन मिलेगा बिकॉज एक्वस भी है। तो अब कौन जीतने वाला है, कौन विन करेगा, कौन जाके अपना प्लेट चढ़ाएगा, कौन अपना कोटिंग चढ़ाएगा? गोल्ड जाकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। आपको मैंने बता दिया कि इस ऑर्डर से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आप लर्न कर दोगे सबसे बेस्ट है, कुछ भी देंगे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं लेके चलती हूँ, अगर एसओपी वैल्यू का ऑर्डर चाहिए तो क्या करेंगे? राइट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी एट एनओ। एलिमेंट्स के बदले आप एनायन भी लिख सकते हो, एलिमेंट्स के बदले आप एनायन भी लिख सकते हो, एनायन एनोड पे जाएगा ना। देख लेते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर हम लिखें तो SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है SOP का। तो जिसका सबसे, जो जिस एनायन का SOP सबसे बड़ा है, ज्यादा वैल्यू, हायर वैल्यू लेता है, वो सबसे पहले जाकर एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा Cl माइनस है और OH माइनस है, अभी आप बताओ Cl माइनस और OH माइनस में कौन डिपॉजिट होगा जाके एनोड पे? आपको मैंने दिया था Cl माइनस और OH माइनस, डिपोजिशन कौन दिखाएगा एनोड पे जाके? Cl माइनस दिखाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में इसका ज्यादा बेटर एसओपी, तो वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पे। तो ये अगर आप, ये दिस इज द मेन थिंग ना, यही तो नहीं है, आपको कुछ भी देते हैं यही चाहिए आपको। अब अगर आपको मैं और एक बात बता देती हूँ, बिकॉज आपको मैंने करा दिया है, ये यहाँ पे एंड नहीं होता है AO2+ में, इसके आगे अगर आपको लेना है, मान लो ये इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है, जाएगा 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 और ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे, मतलब AO3+ के बाद आप ले सकते हो I माइनस Br माइनस, ऐसे ही कंटिन्यू कर देना पूरा, अगर आपको देते हैं ऐसा क्वेश्चन तो है आपके प्रोडक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला एसआरपी, इन सबको जाना है, कहाँ जाना है? इन सबको कैथोड पे भागना है।
कैटायन है ना, कैथोड पे जाएंगे। साथ में अगर आपको और कोई ऑप्शन आता है तो इसके बाद सीधे ऐसे मोड़ दे रहा है, ये पूरा इसके साथ आ जाएगा, दिस Ag3+, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नहीं नहीं, आई गॉट द पॉइंट, आई गॉट द पॉइंट, बट आई माइनस नहीं जाएगा, आयोडीन की बात करती हूँ मैं। आई माइनस नहीं जाएगा, आयोडीन तो जा सकता है। अगर आपको देते हैं, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया है, आई माइनस ठीक है, कैथोड में नहीं जाएगा, खुद एनायन है, कैथोड में कैसे जाएगा, वो तो उसको एनोड पे जाना है। बट आयोडीन, आयोडीन जाएगा कैथोड पे और माइनस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैथोड पे जाके हो सकता है। ब्रोमीन जाके हो सकता है, क्लोरीन जाके हो सकता है, आपका ये जो है ये तो बेसिकली यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन जाके हो सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे एंड नहीं होता है पूरा, आप ऐसे कभी जरूरत पड़ा, अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो बताऊंगी, ऐसे अगर जाना है तो ऐसे जाके ऐसे ले लेना, या फिर उल्टा भी हो सकता है। ये अगर मैं एसओपी का वैल्यू लेती हूँ, एसओपी के लिए अगर आपको चेक करनी है तो ये ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और ऐसे करके मुड़ के ऐसे चले जाना है सीधा, ये पूरा एक वैरायटी रहेगा, यहाँ पे पूरा रेंज रहेगा। मान लो सिल्वर है, इसका क्लोरीन है, OH माइनस है, क्लोरीन Cl माइनस भी है, और सिल्वर भी है। बोलेंगे कौन जाएगा एसओपी, सिल्वर इलेक्ट्रोड मैंने ले लिया है, Ag+ में नहीं लूंगी, सिल्वर ले लूंगी, Ag+